सेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं और प्रोनाउन में हम प्रोनाउन के प्रकार देख रहे हैं, जहाँ पे हम पहले प्रकार के प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो पर्सनल नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। हमने इससे संबंधित अभी तक 10 रूल देख लिए हैं। आज हम 11वां रूल देखेंगे। अभी जल्दी से हम सभी रूल्स को जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला रूल ये कहता था कि हम जिस नाउन के लिए एक वर्ड यूज करने वाले हैं, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, वो पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, केस और पर्सन, ये नाउन के नंबर, केस और पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी एक एग्जांपल के माध्यम से, रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो रमेश, यहाँ अगर रमेश के लिए हम प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे तो ये थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर का है। तो इस नाउन का जो जेंडर है मैस्कुलिन है, तो हमें, और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का ही सिंगुलर प्रोनाउन और जो है मैस्कुलिन जेंडर का हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैस्कुलिन जेंडर में थर्ड पर्सन में और सिंगुलर होता है ही, तो हमें दे ना यूज करके यहाँ पे ही यूज करना पड़ा था। ही हो गया। अब ही के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हिम चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो हिज चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो हिज ही रहता है इसका, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो हिमसेल्फ चाहिए। तो हमने यहाँ देखा दे ऑलवेज हिज वर्क होगा, दे ऑलवेज डू हिज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स ना होकर के हिज पेरेंट होगा, क्योंकि दी ही के हिसाब से चलने लगेगा। ये पहले रूल में बात की थी कि हमारा प्रोनाउन जो है वो उसी नंबर, जेंडर और पर्सन में होगा जिसमें हमारा नाउन था। फिर दूसरा रूल हमारा था, दूसरे रूल में हमने देखा था कि अगर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आ रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर भी, मतलब कभी कभी वही कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह उपयोग होता है, कभी प्लूरल की तरह। अगर सिंगुलर रहेगा तो न्यूट्रल जेंडर इट का प्रयोग किया जाएगा। न्यूट्रल जेंडर में अगर कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर रहेगा तो न्यूट्रल जेंडर का इट प्रयोग होगा सब्जेक्ट के रूप में, इसका ऑब्जेक्टिव केस और जो भी इसके केस हैं, रिफ्लेक्सिव केस, ये सब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन प्लूरल को दर्शाते हैं, प्लूरल होता है, यानी उससे हमें प्लूरलिटी का भाव बोध होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे दे का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन दे का प्रयोग करेंगे। ये दूसरे रूल में हमने देखा था। तीसरे रूल में हमने क्या देखा था, तीसरे रूल में इनकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, आप रूल देख सकते हैं पिछले के वीडियो में। तीसरे रूल में हमने बात की थी, यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और उनकी जगह पे अगर हमें प्लूरल नाउन यूज करना है, दोनों, यानी दोनों नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं, सिंगुलर हैं, यदि इन दोनों के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो थर्ड पर्सन का दे यूज करेंगे हम। ये हमने देखा था, जैसे यहाँ सीता और सावित्री थी, इसके लिए दे का प्रयोग किया गया था। तीसरे रूल में हमने ये देखा था। फिर हमने इसी से जुड़े चौथा रूल देखा था। तीसरे रूल में हमने ये भी बात कर ली कि अगर इनके कैसे हम दो सिंगुलर नाउन ही हों और वो अगर उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, एक के पहले आर्टिकल प्रयोग हुआ है, तो इन दोनों से किसी एक ही व्यक्ति का बोध होता है या एक ही वस्तु का बोध होता है। इसलिए हम अगर इसके लिए प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, थर्ड पर्सन का ही लगाएंगे और ही के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। लेकिन दोनों के पहले अगर आर्टिकल लग जाए या पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो ये दो लोगों को या दो वस्तुओं को दर्शाने लगते हैं, तब हम दे का प्रयोग करेंगे, ना कि ही का। तो दे के हिसाब से चीज़ें चलने लगती हैं। ये हमने चौथे रूल में देखा था। और पाँचवें रूल में हमने, ये तीसरे रूल में हमने देखा था, चौथे रूल में हमने क्या देखा था कि अगर दो ही सिंगुलर नाउन है और उनको एंड से जोड़ दिया जाए, लेकिन उनके पहले ईच और एवरी का, ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे ईच मैन और ईच बॉय को एंड से जोड़ दिया गया यहाँ पे, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तब अगर ईच और एवरी आ जाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो उनके लिए हम अगर प्रोनाउन लगाना चाहेंगे तो ही लगाएंगे। जैसे यहाँ एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट को जोड़ दिया गया, फिर भी हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे और चीज़ें ही के हिसाब से चलेंगी। यहाँ एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, ये हमने देखा था चौथे रूल में। फिर हमने पाँचवा रूल देखा था। पाँचवें रूल में क्या देखा था, पाँचवें रूल में हमने देखा कुछ कंजंक्शन की हमने बात की थी, जो इसमें से हमारे और एक कंजंक्शन है, और इसी के साथ में आइदर और एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है नॉर और एक है नाइदर नॉर।
ये कंजंक्शन से अगर दो सिंगुलर नाउन को हम जोड़ लें तो हमने देखा था यहाँ पे जो हमारा नाउन, जो हमारा प्रोनाउन, अगर इनके लिए प्रोनाउन यूज करना है तो हम सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन हमारा सिंगुलर यूज होता है। और हमने बात की थी कि जो और के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से यहाँ पे चलती हैं चीज़ें, यानी कि अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे ही के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे नाइदर द कारपेंटर नार द ब्लैक स्मिथ, यहाँ सिंगुलर है इसके हिसाब से यूज करेंगे। ऐसे यहाँ आर से जोड़ा हुआ है तो हरी के हिसाब से देख लेंगे हम। तो ये हमने पाँचवें रूल में बात की थी। फिर छठा रूल हमारा यही था कि यदि इसमें से एक सिंगुलर हो जाए, एक नाउन सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, जैसे द बॉय है और हिज फ्रेंड्स है, तो आइदर आर से इनको जोड़ दिया गया है। तब हमने देखा था जो और के बाद जो हमारा नाउन पड़ रहा है इसके ये प्लूरल है, तो अब क्या यूज होगा, दे प्रयोग होगा, दे के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो वहाँ पे दे के अकॉर्डिंग जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर का प्रयोग हो सकता है। ऐसे द कैप्टन एंड द प्लेयर, ये देखा था हमने इस रूल में। और हमने बात की थी अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल को जोड़ा जाए आइदर आर या नाइदर नार से, तो हम प्लूरल वाले को बाद में रखते हैं, सिंगुलर वाले को पहले रखते हैं, और प्लूरल वाले यानी जो नॉर के बाद है उसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। यानी अगर प्लूरल है तो हमें दे का प्रयोग करना होगा और दे के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। और यहाँ पे हमने बात की थी कि इसके जेंडर को भी देखते हैं। अगर यहाँ पे जेंडर, ये जो हमारा और या नॉर के बाद जो जेंडर आ रहा है, अगर ये इस नाउन का जेंडर अगर मैस्कुलिन है तो ही के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, और अगर प्लूरल है, सॉरी, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही के हिसाब से, और अगर फेमिनिन जेंडर है तो सी के हिसाब से चलेंगी चीज़ें। अगला रूल हमने इसी से संबंधित देखा था सातवें रूल में, जहाँ पर हमने ये देखा था गर्ल है तो यहाँ पे हर होगा, ना कि हिज या ना देयर होगा। ऐसे बॉय है तो हिज के हिसाब से होगा। तो ये हमने देख लिया था सातवें रूल में। फिर हमने आठवें रूल की बात की थी। आठवें रूल में हमारा क्या था, आठवें रूल में हमने अगर कहा था कि अगर एक साथ में ये हमारे जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, एक साथ में ये सभी आ जाएं तो इनका ऑर्डर क्या होगा, सामान्यतः इनका ऑर्डर होगा 2 3 1 का, यानी सेकंड पर्सन पहले होगा, थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर इनमें से कोई दो आ जाएं तो यही क्रम रखेंगे, यानी अगर फर्स्ट पर्सन ना आए, सेकंड और थर्ड पर्सन आए तो सेकंड थर्ड का ऑर्डर हो जाएगा। अगर फर्स्ट या थर्ड ना आकर के सेकंड और फर्स्ट आ जाए तो पहले सेकंड होगा फिर फर्स्ट होगा। तो ये ऑर्डर हमने देखा सामान्य रूप में। लेकिन हमने फिर बात की थी यदि गलती या अपराध स्वीकार किया जाए, तो अगर सेंटेंस के से ऐसा अर्थ मिले कि गलती या अपराध स्वीकार किया जाता है, इनका क्रम 1 2 3 का हो जाता है। और एक और केस में हमने कहा था अगर फर्स्ट पर्सन का आई की न यूज होकर के अगर वी आ जाए तब भी इनका क्रम यही रहता है। ये हमने डिटेल में बात की है, जब हमने इनके पार्ट में वीडियो ये जो डाले हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बात कर रखी है। फिर हमने बात की थी भाई कि अगर इनके लिए भी, अगर इन तीनों के लिए अगर ये 2 या 3 आ जाएं और इनके लिए भी हमें कॉमन रूप से एक ही प्रोनाउन का यूज करना हो, जैसे यू ही एंड आई के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना हो कॉमन प्रोनाउन, यानी इनकी जगह पे एक प्रोनाउन लाना चाहते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा प्रोनाउन किसके हिसाब से होगा, अगर तीनों हैं तो आई के हिसाब से चलेगा, यानी आई में वी के हिसाब से चलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है उसके हिसाब चलता है। तो अगर यहाँ हम यूज करना चाहें तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, और आगे वी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ऐसे हमने देखा यहाँ पे भी, देखिए यहाँ तीनों हैं तो तीनों यहाँ वी के हिसाब से हमें चलना होगा। लेकिन अगर दोनों आ जाए, केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए, तो सेकंड पर्सन के हिसाब से चलेंगी चीज़ें, यानी यहाँ यू है तो यहाँ योर होगा। ऐसे ही ऐसे हमने देखा था अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फिर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चलेंगी और वी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। इनकी हमने डिटेल में बात कर रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं, इससे रूल से संबंधित जो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो भी वी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ये हमने इस रूल में देख लिया था 9वें रूल में। 10वें रूल में हमने क्या देखा था, 10वें रूल में हमने ये देखा था किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग किया जाता है। चूँकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसलिए अगर उस नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था 10वें रूल में। अब हम आज अगला रूल देखते हैं। यहाँ पे अगला रूल हमारा जो है 11वां रूल। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित ही रूल देख रहे हैं। इसमें हमने एक पर्सनल प्रोनाउन की बात की है जो कि हमारा है इट। इट जो है हमारा, ये इट की बात करते हैं। अगर इट की बात करें तो इट सब्जेक्टिव केस इसका इट है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है।
पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इसका रूप है वो इट्स है। अगर इसका हम रिफ्लेक्सिव केस कहें की बात करें तो इट सेल्फ हो जाएगा। लेकिन इसका हमने बात किया था कि इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है इसका, ये बात का ध्यान रखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है ये, प्रोनाउन नहीं होता है इसका। तो इसके 4 रूप हमें मिले हैं। अब इन 4 रूपों की बात करते हैं। इट का प्रयोग होता कब है? भाई हम जानते हैं कोई भी निर्जीव चीज़ हो, अगर कोई भी निर्जीव चीज़ है तो उसके लिए अगर प्रोनाउन का प्रयोग करें और वो सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ का नाम दिया रहेगा और वो सिंगुलर रहेगा तो उसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई निर्जीव चीज़ है और वो प्लूरल है यानी एक से अधिक वस्तुओं या कुछ को दिखा रही है, एक से अधिक वस्तुओं को दिखा रही है, तो उसकी जगह पर अगर प्रोनाउन लगाना है हमें तो थर्ड पर्सन का दे ही लगाएंगे हम। इसीलिए हमने दे को क्या कहा था, ये कॉमन जेंडर का प्रोनाउन कहा था कि ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए लग सकता है, यानी इसका हम जेंडर को इससे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इट के बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये हुई कि अगर ये कोई सिंगुलर चीज़ कही जा रही है तो उसके लिए ये आ सकता है। अब हम देखते हैं ये इट का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 11वां रूल हमारा इसी से संबंधित है। पहला है कि इट का प्रयोग किया जाता है किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए विदाउट लाइफ यानी कोई भी चीज़ के लिए, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ यानी ऐसी चीज़ों के लिए जिनके में लाइफ नहीं होती है। जैसे हम कह रहे हैं हियर इज योर बुक। अब यहाँ देखिए नाउन हमारा क्या है, यहाँ पे योर बुक जो नाउन है, ये योर बुक यानी बुक जो है हमारा ये नाउन है। अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन उपयोग करना चाहते हैं तो भाई ये क्या है, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। और लाइफलेस अगर ये है तो इसकी जगह पे सिंगुलर भी है तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो इट का प्रयोग करें, टेक इट अवे। या हम कह रहे हैं आपकी बुक यहाँ है, आप यहाँ मतलब आपकी बुक यहाँ है, टेक इट अवे यानी इसे ले जाइए। फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ इट प्रयोग जो किया गया ये बुक के लिए प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से हमने पहला रूल जो देखा इसमें कि जो हमारा इट है ये किसके लिए प्रयोग हो सकता है, ये प्रयोग होता है ऐसी वस्तुओं के लिए जिनमें लाइफ नहीं होता है। अगला देखते हैं। हमने जब नाउन पढ़ा था तब हमने बात किया था जो स्मॉल जो लिटिल जो एनिमल्स हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं और जो चाइल्ड है, चाइल्ड का इनका जो है इनका सेक्स निर्धारित करना जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनकी जगह पे जो इनके लिए जो नाउन होता है, मतलब नाउन को हम क्या मानते हैं, किस पर्सन का मानते हैं, नाउन को हम मानते हैं थर्ड पर्सन का। यानी उसको जेंडर के लिए अगर हम देखें जेंडर में मानते हैं न्यूट्रल जेंडर का। और हम जाने न्यूट्रल जेंडर का कोई चीज़ है अगर सिंगुलर है तो इट का प्रयोग करेंगे उसके लिए। तो नाउन में भी हमने बात की थी कि न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है अगर कोई छोटा बच्चा यानी चाइल्ड, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में इसका सेक्स का निर्धारण नहीं हुआ है तो इसे हम कॉमन जेंडर का मानते हुए, क्योंकि इससे किसी छोटे लड़के को भी दर्शाया जा सकता है या छोटी बच्ची को भी दर्शाया जा सकता है। तो हम चाइल्ड क्या है, चाइल्ड के लिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर का मानते हैं। अगर ये न्यूट्रल जेंडर का है तो न्यूट्रल जेंडर के लिए ही ईट आता है, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा। ऐसे कोई स्मॉल एनिमल्स है, अगर स्मॉल एनिमल है कोई उसके लिए प्रयोग करना होगा तो उसके लिए भी यही प्रयोग होगा, वो भी न्यूट्रल जेंडर का माना जाता है। तो यहाँ बात की जा रही है फॉर एनिमल्स यानी एनिमल्स के लिए, अनलेस बी क्लियरली यानी जब तक कि नहीं, जब तक क्या, जब तक हम क्लियरली रूप से जो है उनके मतलब उनके बारे में बात नहीं कर सकते कि भाई वो मेल हैं या फीमेल हैं। जब तक हम ये क्लियर रूप से ये नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते उनके बारे में कि भाई वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो ऐसे एनिमल्स के लिए भाई ऐसा नहीं देखना। अगर मेल या फीमेल हम बता पा रहे हैं उस एनिमल्स को तो क्या करेंगे, तब उसके लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम क्लियरली रूप से ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ये मेल की बात कर रहे हैं, जो एनिमल की बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तब उस जगह पे हम क्या करेंगे, इसे उसे दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें ही लव्स हिज डॉग। अब ये डॉग मेल डॉग है या फीमेल डॉग है ये पता नहीं चल रहा है कि वह प्यार करती है अपने जो डॉग से प्यार करता है, मतलब वह अपने डॉग से प्यार करता है। हम कह रहे हैं एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, यानी हम इस मतलब और कह नहीं सकते, मतलब कर नहीं सकता है, बिना उसके नहीं कर सकता है, ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। तो यानी डॉग के लिए हम लाना चाहते हैं एक प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होगा, देखो प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि उसके जेंडर को हम डिसाइड नहीं कर पाए मेल है या फीमेल, तो इसके लिए सिंगुलर है इसलिए इट लाया हमने। ऐसे द हॉर्स फेल यानी घोड़ा गिर गया था, एंड ब्रोक और उसने तोड़ लिया था क्या। यहाँ देखिए ये नाउन है, इस पर हमें
पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे। तो अब पॉजेसिव एडजेक्टिव हम कहना चाहते हैं घोड़ा गिर गया था और उसने अपनी टांग तोड़ ली थी, ठीक है, एंड ब्रोक हिज लेग, यानी और उसने अपनी टांग तोड़ ली थी, हम ये कहना चाहते हैं। अब ये क्या है, घोड़े के लिए हम प्रोनाउन लाना चाहते हैं उसके लिए, तो ये क्या है, ये हम मानेंगे इसे लाइफ, मतलब ये हम लेंगे इसे न्यूट्रल जेंडर के रूप में लेंगे, चूंकि इसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इट प्रयोग होगा चूंकि सिंगुलर है, तो इसके लिए अगर इट के हिसाब से चलें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो यहाँ इट्स का प्रयोग करना है हमें। ऐसे हम देखें तीसरा जो रूल है, अभी हमने बात की कि एक ऐसा यंग कोई चाइल्ड है जिसका हम क्लियर रूप से क्या कर रहे हैं, उसके सेक्स को हम बता नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सॉ द चाइल्ड, मैंने उस बच्चे को देखा था, जब मैंने उस बच्चे को देखा था, इट वाज क्राइंग। अब देखिए बच्चे के लिए कह रहे हैं कि वह रो रहा था, हम कहना चाहते हैं वह रो रहा था, लेकिन वह चाइल्ड के लिए क्या लगा दें, ही तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हम ये पता नहीं चल रहा है बच्चा मेल है या फीमेल है, तो भाई जेंडर को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर है इसलिए इट लगा रहे हैं, इट वाज क्राइंग। देखिए ऐसे ही हम देखेंगे अगला है दैट बेबी हैज टॉर्न, हम कह रहे हैं उस बच्चे ने, उस बेबी ने क्या किया था, टॉर्न कर लिया था अपने कपड़े में, अपने कपड़े फाड़ लिए थे, हम कहना चाहते हैं उस बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। अब अपने किसके लिए आ रहा है, अपने आ रहा है बेबी के लिए। अब बेबी से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, सेक्स डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, तब हम इस केस में इसे इट मानेंगे, और यहाँ पे हमें इट का पॉजेसिव केस चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप चाहिए, क्योंकि ये इस नाउन पे जो है पोजेशन दर्शा रहा है, तो इट के हिसाब से क्या होता है, इट के हिसाब से इट्स प्रयोग होगा। तो इस रूप में अगर हम किसी यंग चाइल्ड हो या कोई जो है स्मॉल जो है एनिमल्स हो जिनके जेंडर को स्पष्ट रूप से ना बता पाए हम, तब वहाँ पे अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, और इट के हिसाब से जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इट होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए इट्स होगा, और हमें अगर रिफ्लेक्सिव केस चाहिए तो इटसेल्फ का प्रयोग कर लेंगे। अगला हमारा है कि भाई इट का प्रयोग और कहाँ करते हैं, टू रिफर सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, यानी पहले कोई कथन किया गया था, उस कथन को रिफर करने के लिए, उस कथन को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, उस कथन के लिए हमें जो है मतलब संकेत करने के लिए उस कथन के रूप में हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। यानी एक ही कथन अगर बोला गया था तो एक ही कथन को, पूरे कथन को दर्शाना चाहते हैं, तो भाई वो भी क्या है, वो एक निर्जीव चीज़ है, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही कथन को हम दर्शाना चाहते हैं, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज टेलिंग, जैसे कह रहे हैं ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, मतलब वह बता रहा है कि क्या सत्य नहीं है, ये पूरा एक कथन है। देखिए ये पूरी एक बात है कि क्या सही नहीं है वो बता रहा है, ठीक है ना। एंड ही नोज इट, और वह कह रहा है और वह जानता है इसे, किसे जानता है, यही वह बता रहा है कि मतलब क्या सत्य नहीं है वो बता रहा है, और हम कह रहे हैं वह यह जानता है, यह किसके लिए आया, इस पूरे वाक्य के लिए आया, इस पूरे जो है हमारा जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये पूरे स्टेटमेंट के लिए इट का प्रयोग किया जा रहा है, और ये स्टेटमेंट एक ही है। अगर एक स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, इसके लिए दो स्टेटमेंट होते तो उसके लिए हम एक से अधिक के लिए थर्ड पर्सन में दे का प्रयोग कर लेते, लेकिन एक ही स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए अगर प्रोनाउन लगाना है तो इट का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगले सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट, यानी वह डिजर्व करता था अपनी पनिशमेंट, यानी अपना दंड जो है वह डिजर्व करता था। एंड ही न्यू इट, यानी वह जानता था कि हमने जो गलती की है इसके लिए ये पनिशमेंट है, और मैं इस पनिशमेंट के लिए जो है मतलब दंड करने के योग्य हूँ मैं, मतलब इससे मुझे दंड ये मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ ये पनिशमेंट, ये वो जानता था। तो हम ये पूरी बात को कहना चाहते हैं इट के माध्यम से कि मतलब ही न्यू इट, यानी वह जानता है, यह वह जानता है कि वह अपने पनिशमेंट के लिए क्या डिजर्व है। तो हम ये पूरे स्टेटमेंट जो हमारा था, एक स्टेटमेंट था, इसको हम इसी के लिए प्रोनाउन प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमने क्या प्रयोग किया, इट का प्रयोग किया। तो यानी ये इट किसके लिए आ रहा है, पूरी स्टेटमेंट के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि अगर हमने पहले कोई एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट है और उसी को हम बताना चाहते हैं, लेकिन हम वो स्टेटमेंट नहीं कहना चाहते हैं बल्कि उसकी जगह पे एक शब्द लाना चाहते हैं, जो क्या होगा, जो प्रोनाउन का कार्य करेगा।
तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, इट का प्रयोग होगा। ऐसे हम अगला देखते हैं, अगला और कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा हमारा एज अ प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट, यानी इट का प्रयोग प्रोविजनल और टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है बिफोर द वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी के पहले। वर्ब टू बी जो है, टू बी वर्ब क्या है, टू बी वर्ब में हम लेते हैं इज, एम, आर एंड वाज एंड वर। ये क्या है, ये वर्ब टू बी के रूप है। अगर इसका हम बेसिक फॉर्म वर्ब की बात करें तो उसे वी कहते हैं। वर्ब, ये एक वर्ब है वी, जैसे एक वर्ब होती है रीड, ऐसे एक वर्ब है वी। वी के ये सिंगुलर में कई रूप हैं, सिंगुलर में उसके ये रूप हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। ये प्रेजेंट के रूप हैं, ये पास्ट के रूप हैं। जो वर्ब टू बी के ये फॉर्म है प्रेजेंट में और पास्ट में। अगर हमें मेन वर्ब ही यूज करना है, बी का ही सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, बी का सेकंड फॉर्म हो जाता है बी, बी का सेकंड फॉर्म हो जाता है बीन, थर्ड फॉर्म भी हो जाता है बीन। तो हम वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं, कहा जा रहा है अगर वर्ब टू बी आ जाए और उसके पहले हमें एक प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होगा, जबकि ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वास्तव में उस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट ये नहीं रहता इट। सब्जेक्ट क्या रहता है उसके बाद, कह रहे हैं जब जो है रियल सब्जेक्ट फॉलो करता है, यानी रियल सब्जेक्ट उसके बाद आता है, यानी वर्ब टू बी के बाद रियल सब्जेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो क्या है, इट इज इजी, तो हमने कहा वर्ब टू बी के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में। देखिए इट जो है प्रयोग हुआ है, वर्ब टू बी है इज, उसके पहले ही प्रयोग हुआ है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, ये हमारा क्या है, हमारी ये होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। ये हमारी इसी क्लास में एक और वर्ब आ रही है, ये इन्फिनिटिव के रूप में आएगी या जिरंड के रूप में आएगी, तो इन्फिनिटिव के रूप में आई हुई है। जो इन्फिनिटिव के रूप में आई हुई है ये क्या है हमारा, एक, ये वास्तव में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ये है, टू फाइंड फॉल्ट, यानी गलती ढूंढना, प्राप्त करना, गलती प्राप्त करना। फॉल्ट क्या हो गया, यहाँ हो गया नाउन, यानी गलती प्राप्त करना। गलती प्राप्त करना आसान है, हम कहना चाहते थे क्या, गलती प्राप्त करना आसान है। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, इसको हम इस रूप में बना सकते हैं, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, तो इस तरीके से हो सकता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अगर इट के माध्यम से बनाना चाहें तो इट का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसी जगहों पे इट का कोई अर्थ नहीं होता है, ये सेंटेंस इट से बना दिया जाता है, तो इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। तो ऐसी जगहों पर भी इट का प्रयोग किया जाता है जहाँ भी ये प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में होंगे, यानी इसका टेम्परेरी का मतलब यही है कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम कहें इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, हम कहना ये चाहते थे वो आएगा या नहीं, ये संदेहपूर्ण है, यानी हम इसे बनाना चाहें तो ये वास्तव में ये था, वेदर ही विल कम इज डाउटफुल, ये होना चाहिए यहाँ पे। यानी हमारा पूरा सब्जेक्ट ये बन जाएगा, सब्जेक्ट ये हो जाएगा और ये सब्जेक्ट एक ही बात को दर्शा रहा है, इसलिए इज डाउटफुल हो जाएगा यहाँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ डाउटफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको टेम्परेरी एंड प्रोविजनल कहा जा रहा है। तो इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, यानी यह डाउटफुल है कि वह आएगा या नहीं। अगला हम देख रहे हैं ही इज सर्टेन, ऐसे यानी ही सर्टेन मतलब क्या है, वह निश्चित है या निश्चित है। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, यानी तुम गलत हो यह निश्चित है। तो ये चीज़ें ऐसे इट के माध्यम से दर्शाई जा सकती हैं, जहाँ पे हम इस यहाँ पे देखेंगे हम एक क्लास, पूरा एक क्लास दर्शा दी जा रही है, पूरा एक क्लास है। तो इस रूप में प्रोविजनल या जो है टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट आ सकता है सेंटेंस में, ये हमने देखा है ऐसे। और क्या है, अगले पार्ट देख रहे हैं, एज आई इनडेफिनिट नॉमिनेटिव, इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, यानी इम्पर्सनल वर्ब का जो है इनडेफिनिट नॉमिनेटिव के रूप में ये आ सकता है। इम्पर्सनल वर्ब हमारी क्या होती है, इम्पर्सनल वर्ब अभी हम देखते हैं क्या होती है। जैसे हम देख रहे हैं इट रेन्स, इट रेन्स का मतलब है कि वर्षा होती है, वर्षा होती है इसका मतलब है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी इट का कोई मतलब नहीं है,
सब्जेक्ट भी हमारा इसी में छुपा हुआ है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रेन। रेन मतलब होता है बारिश या वर्षा। रेन इसका मतलब है रेन रेन्स। इसका मतलब है रेन रेन्स। ये रेन के पहले हम आर्टिकल द लगा, द रेन रेन्स। इसका मतलब बारिश और ये रेन ये वर्ब हो गई, यानी ये वर्ब का काम कर रही है और इसी में सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है। देखो कि बारिश हम कह लें वर्षा होती है या वर्षा हो रही, मतलब वर्षा होती है यानी कि बारिश होती है। इसका हम यहाँ पे देखेंगे इसी में सब्जेक्ट भी है, इसी में वर्ब भी है। बारिश का होना जो रेंज से दर्शा रहा है, और हो क्या रही है? बारिश हो रही है। तो ये चीज़ें इसीलिए क्या है, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं? इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। और इस प्रकार जो ये इट प्रयोग हो रहा है, ये इट को यहाँ पे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये किसकी जगह पर आ रहा है? ये आ जा रहा है हमारा इम्पर्सनल वर्ब से, जो के माध्यम से जो सब्जेक्ट को दर्शाना है उसके लिए आ जा रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ इट हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है और हमारा जो वर्ब है रेंस, ये क्या है? इम्पर्सनल वर्ब है। तो ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए भी यहाँ पे आ जाता है क्या कि भाई इट रेंस, यानी हमने ये कहा इट जो है हमारा ये इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है जब ये किसी इम्पर्सनल वर्ब के माध्यम से जो हमारा सब्जेक्ट है दर्शाया जाता है उसके लिए आता है। जैसे यहाँ पे इट सोज, इट स्नोज। इस स्नोज मतलब इसका मतलब बर्फ, बर्फबारी होती है हम कह रहे हैं, इसका मतलब बर्फ गिरती है। यहाँ इट थंडर्स यानी गरजता है। अब क्या बादल गरजता, हम या इसी में देखो हमारा सब्जेक्ट भी है। क्या गरजता है भाई? हम कहें जैसे कह रहे हैं बारिश, बारिश बरसती है यानी बारिश, वर्षा वर्षा होती है। ऐसे ही बर्फ, बर्फ गिरती है। यहाँ इसका मतलब बर्फ क्या है? बर्फ गिरती है। ऐसे ही इसी में सब्जेक्ट हमारा इसी में है, इट का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ऐसे थंडर्स मतलब क्या है? थंडर में ही बादल छिपा हुआ, बादल गरजते हैं, इसका मतलब है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे इसका इस रूप में भी प्रयोग होता है। अगला प्रयोग हम देखते हैं। अगला प्रयोग क्या है? इट का प्रयोग हम इन्फिनेटिव या जीरंड या क्लास के स्थान कर सकते हैं। ये हमने पीछे ही देख लिया था। अब जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे भी, जैसे है हमने अभी बात की थी इट इज इजी टू से, यानी ये क्या है? ये इट हमारा, इट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ हम कह रहे हैं कहना, कहना ये सब्जेक्ट हमारा, कहना आसान है। तो सारा काम हमारा ऐसे ही हो सकता था यदि हम इसको सब्जेक्ट बना लेते, टू से इज इजी कर लेते। तो देखिए हम इसे इट के माध्यम से भी बनाते हैं तो क्या बनता है? इस तरीके से। और इट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। ऐसे इट इज नो यूज क्राइंग। अब देखिए यहाँ पे ये जीरंड है, जीरंड के माध्यम से अगर हम इसको बनाना चाहते क्राइंग इज नो यूज, यानी मतलब रोने का कोई मतलब नहीं है, किसी उपयोग का नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो जीरंड भी देखिए आ गया, क्या आ गया? इट का प्रयोग इसी के लिए हो रहा है। इट का भाई ये किसके लिए आ रहा है? इट, इट इसी के लिए आ रहा है। इन रोना किसी काम का नहीं है, मतलब का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही ये इन्फिनिटिव है, इसी के लिए ईट आया हुआ है ये। मतलब कि हम कहना चाहते हैं यह कहना आसान है, तो कहना जो है इसी के लिए आ रहा है ईट यहाँ पे। ऐसे हम देखेंगे इस पूरे क्लास के लिए ईट आ रहा है कि दैट ही इज इल, यानी कि वह बीमार है। इज सैड, ये क्या है? ये दुख, ये दुख की बात है। तो ऐसे ही ये पूरे के लिए ईट आ रहा है यहाँ पे हम कहेंगे। तो इसके स्थान पे भी प्रयोग किया जा सकता है, ये हमने देखा इट के माध्यम से ये बनाया जा सकता है। अगला हम देखते हैं इट का प्रयोग कथन पर जोर देने के लिए, यानी एम्फेसाइज करने के लिए भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो हमारे वर्ब टू भी है, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आने वाला है उस पर जोर देने के लिए ऐसा किया जाता है, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। यानी इट इज आई, यानी आई के लिए ही इट आ रहा है, यहाँ ही के लिए इट आ रहा है, ऐसे इसके लिए आ रहा है। जैसे कह रहा हूँ इट इज आई, जैसे हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं कि मैं हूँ हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया था। भाई हम कहना चाहते मैं हूँ, तो मैं हूँ इतना दर्शा रहा है, मैं हूँ। इट इज आई यानी मैं हूँ, अब जिसने तुम्हें बुलाया था। तो आई पे जोर डालने के लिए मैं ही हूँ यानी जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। तो इट का जो है एम्फेसाइज करने के लिए जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए ये उपयोग हो रहा है,
ये घूम करके इसी को बता रहा है, यानी आई के लिए इट का प्रयोग हुआ है, ही के लिए इट का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही आई के लिए यहाँ प्रयोग है, यहाँ यू के लिए प्रयोग हुआ है, और ये इसी पे जोर डालने के लिए प्रयोग हो रहा है। ऐसे कह रहा है कि इट इज ही, यानी यह मतलब वह है जिसने ऐसा कहा था, हु सेड सो, जिसने ऐसा कहा था। अगले में ऐसे कहा जा रहा है कि मैं था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, यानी विरोध किया था। तुम थे, यानी तुम थे जिसने जो है झगड़ा आरंभ किया था। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन प्रोनाउन पे ये क्या है, ये इम्फिसाइज जोर डालने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया जा रहा है। तो यानी इट सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है जब ये नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन, अगर यहाँ नाउन भी हो सकता था, इट इज मोहन हु कॉल्ड यू, यानी मोहन था जिसने तुम्हें बुलाया था। तो यहाँ पे यानी ये उस नाउन या प्रोनाउन के लिए पर जो है इम्फेसाइज करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला क्या है हमारा, मेनली ज़्यादा हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, वाक्य से समय, दूरी, वस्तु, ऋतु या मौसम या अन्य कोई प्राकृतिक घटना हो, इन सब का बोध कराने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे इट को इम्पटी इट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कहना चाहते हैं सुबह है, जैसे मान लो कोई पूछ रहा है भाई अभी अभी मतलब सुबह है या शाम है, तो सामने से एक व्यक्ति जवाब देता है सुबह है, तो कैसे जवाब देगा इंग्लिश में, तो ये इट इज मॉर्निंग। जबकि यहाँ पे इट का कोई मतलब नहीं है, इट का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको इम्पटी इट कहा जाता है। तो यानी समय को दर्शाने के लिए हम क्या गए यहाँ पे कि भाई इट इज मॉर्निंग, यानी सुबह है। ऐसे समय को दर्शाने के लिए 7 बज रहे हैं हम कह रहे हैं, तो इट इज 7 o'clock, यानी 7 बजे हैं। ऐसे ही विंटर है, यानी ठंडी है, मौसम को दर्शाने के लिए। बहुत बहुत कोल्ड है तो हम कहेंगे क्या, बहुत ठंडा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, इट इज से ये भी दर्शाएंगे। ऐसे ही रेनिंग, अभी हमने रेन का देखा तो वही वाला रूप है यहाँ पे रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सबको दर्शा सकते हैं इट के माध्यम से। अब एक स्ट्रक्चर जो कि एग्जाम में बहुत आता है, और ज़्यादातर ये क्या आता है, ज़्यादातर ये हमारे पैसेज में अधिकतर हमको देखने को मिलता है कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पैसेज में लगातार हमको देखने को मिलता है और हम उसका सही से मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। ये क्या है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस जो बना है इसमें इसमें कितनी क्लास है ये देखिए। तो पहले क्या है, हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है उसमें आप देखेंगे पहले एक प्रिंसिपल क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास जो हमारी बनी होगी इस प्रकार की, वो हमारी बनी होगी सब्जेक्ट और वर्ब से, यानी केवल उसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, उससे हमारी प्रिंसिपल क्लास बनेगी। उसके बाद इट का प्रयोग होता है, यानी कि इसका मतलब एक नई क्लास प्रारंभ होगी जो कि इट से प्रारंभ होगी। ऐसे इट को हम प्रीपरेटरी इट कहते हैं, यानी इसको प्रीपरेटरी के रूप में लेते हैं, प्रीपरेटरी इट कहा जाता है। उसके बाद एक नाउन आ जाएगा सीधे, यानी अगर ये अगली क्लास शुरू हो रही है, हम कह रहे हैं एक प्रिंसिपल क्लास आई जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब था, फिर एक नई क्लास शुरू हो रही जो इट से शुरू हो रही है, तो भाई अगर इट ही सब्जेक्ट बन जा रहा है तो उसके बाद एक वर्ब आनी चाहिए नई क्लास के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें वर्ब को हटा करके दे दिया जाता है और हमें उस वर्ब को समझना पड़ता है कि वर्ब है यहाँ पे, और इस तरीके से वहाँ पे उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव दे दिया जाए, यानी इट के बाद नाउन या एडजेक्टिव दे दिया जाएगा। उसके बाद एक इन्फिनिटिव रहेगा या क्लास हो जाएगी, एक वर्ब आएगी तो, लेकिन वो इन्फिनिटिव के रूप में आएगी, या उसके बाद एक और नई क्लास दे दी जाएगी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है ये हमें दिया जाएगा, लेकिन हम इसका सही से अर्थ नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम इसको कायदे से समझ नहीं पाए रहेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं तो इससे हमें डिटेल में समझ में आएगा। जैसे आई थिंक, यहाँ कहा जा रहा है आई थिंक, यहाँ पे आई थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। यह क्या है, वैसे हमारी एक वर्ब है थिंक और एक वर्ब है कंसीडर, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद समानता क्या हो जाता है, अगर इन ये एक क्लास हमारी, देखिए एक क्लास हमारी किससे पूरी हो जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए उसी से एक क्लास का निर्माण हो जाता है, ऑब्जेक्ट ना है तब भी। हम कह रहे हैं आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ कि, तो थिंक और कंसीडर ऐसी वर्ब है जिसके बाद नई क्लास शुरू होने पे कंजंक्शन को हटा दिया जाता है, समानता प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक तो कंजंक्शन हटा दिया जाएगा, दैट नहीं प्रयोग होता है नई क्लास के लिए, कंजंक्शन दैट का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो ये हटी हुई मिलती है हमें।
उसके बाद क्या हमने कहा कि नई क्लास जो शुरू हो रही है उसका सब्जेक्ट के रूप में इट मिल जाएगा, ऐसा इट प्रिपरेटरी इट कहलाता है। अब यहाँ पे जो इट मिला है, इट के बाद इज लगा हुआ है, देखिए इट के हिसाब से क्या लगना चाहिए। अब हमें पता है इट जब आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में तो हमारा जो वर्ब है वो कहाँ रहेगा, इस वर्ब टू बी के आगे रहेगा। रियल वाला जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसके आगे रहेगा। जैसे हम कह रहे हैं इट इज के बाद ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये देखिए ये हमारा इन्फिनिटिव, ज़्यादातर इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में ऐसा हमारा सब्जेक्ट आएगा। जैसे ये देखिए क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है इस वाली ये जो पूरी क्लास बन रही है हमारी यहाँ तक हो रही है। यानी अगर मैं क्लास की बात करूँ तो इस सेंटेंस में हमने दो क्लास प्रयोग कर रखी है, एक है आई थिंक, दूसरा स्टार्ट हुआ जो कि कंजंक्शन के साथ दैट के साथ में। ये पूरी हमारी, क्योंकि इसमें ये एक वर्ब हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, ये हमारी इनफाइनाइट वर्ब हो गई, और ये पूरा क्लास यहाँ तक खत्म हुआ। तो अगर हम इस वाले क्लास की बात करें, एक क्लास तो हमारी कंफर्म हो गई है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, ये हो गई। दूसरी क्लास में हम देख रहे हैं कि इट के बाद इज लगा हुआ है। उसके बाद हमारा हमने बात किया जब इट सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है तो ऐसे केस में हमारा जो वर्ब टू बी है इसके बाद रियल वाला जो सब्जेक्ट है इसका वो इसके बाद रहता है, वो ज़्यादातर इन्फिनिटिव या जिरेंट के रूप में रहेगा। तो हम देख रहे हैं टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटिव के रूप में है, यानी ट्रेवल करना यानी यात्रा करना बिना टिकट के, ये हमारा सब्जेक्ट है। यानी बिना टिकट के यात्रा करना ये हमारा सब्जेक्ट है। तो भाई ये क्या है, ये एक ही बात को बता रहा है, तो वर्ब कैसी लगनी चाहिए, सिंगुलर लगनी चाहिए, इज लगी है। देखिए यहाँ इट का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हुआ, बिना टिकट के यात्रा करना क्या है, गलत है, इज रॉन्ग, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी इस वाली क्लास को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं टू ट्रेवल विदाउट टिकट इज रॉन्ग। ये इतनी बात है जिसको इट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ऐसे जब लेकिन ये जब एग्जाम में आता है या हमें किसी भी पैसेज में मिल जाएगा, हम अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे। कब, जब ये चीज़ें गायब रहेंगी, एक तो दैट हट जाएगा तो सेंटेंस क्या दिखेगा हमारा, आई थिंक, और इट के बाद इज भी गायब हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, आई थिंक इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे ना तो कंजंक्शन है, तो पहली बात यही समस्या हो जाएगी। आई थिंक के बाद जो है अब एक नई क्लास स्टार्ट हो रही, इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर समझ भी गए कि ये हमारा सब्जेक्ट है अब, तो वर्ब दिखाई ही नहीं देगी, तो आपको लगेगा कि इसमें वर्ब है ही नहीं, तो ये नई क्लास बनी नहीं रही है, तो अर्थ सही प्रकार से निकाल नहीं पाते हैं। जबकि हमारा क्या होगा, ये चीज़ें हटा के दे दी जाएंगी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई एक ऐसा भी क्लास आता है जिसमें इट के हिसाब से हमें यहाँ जो हमारा ये सब्जेक्ट बन रहा है उसके हिसाब से यहाँ हमें वर्ब रख लेनी है। अगर यहाँ हमारा एक से मतलब ये प्लूरल होता है, यानी अगर कोई प्लूरल चीज़ यहाँ से दर्शाई जा रही होती जो इसका सब्जेक्ट बनती, तो इट के बाद क्या है, आर लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, इन्फिनिटिव या जिरंड होगा जो एक ही बात को दर्शाता है, इसलिए इट के बाद इजी आता है। आई थिंक, ये सेंटेंस में मिलेगा आई थिंक इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, तो हमें ये पूरा वाला अर्थ समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। अगला जैसे है आई कंसीडर, यानी मैं मानता हूँ कि, ये गायब रहेगा कि। इट इज पिटी, यानी यह क्या है, यह एक पिटी यानी यह एक दया की बात है। टू वेस्ट टाइम, यानी वेस्ट टाइम जो है दया मतलब ये दया मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद बात हम कह सकते हैं। आई कंसीडर, मैं मानता हूँ कि, अब ये चीज़ नहीं रहेगा। इट अ पिटी, यानी यह एक दया की बात है। टू वेस्ट टाइम, यानी वेस्ट टाइम करना मतलब टाइम को वेस्ट करना, ये हमारा सब्जेक्ट है इसका। टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना जो है दुख की बात है, ये हम कह सकते हैं। अगला है आई कंसीडर दैट। अब आई कंसीडर दैट, यहाँ ये नहीं रहेगा, यहाँ ये नहीं रहेगा। आई कंसीडर दैट इट माई ड्यूटी, यानी यह मेरी ड्यूटी है, क्या चीज़, टू हेल्प द पुअर, ये हमारा सब्जेक्ट इसका, यानी गरीबों की हेल्प करना हमारी ड्यूटी हम कहना चाहते हैं। हमारे इस क्लास का मतलब ये है। और इस वाले क्लास का पूरे का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, इट ना बन करके सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये है टू हेल्प द पुअर, जो कि इन्फिनिटिव है एक। तो इस तरीके से भी जो है हमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो इट के बारे में हमने जान लिया है कि इट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और इट के किस रूपों को हम कहाँ पे कैसे अर्थ निकालते हैं। वैसे हम इट का प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे जो है हमें ये निर्धारित ही नहीं हो पाता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जहाँ पे हम सब्जेक्ट को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वाक्य को इट के माध्यम से बनाया जाता है वहाँ पे।
जैसे अगर हम बात करें भाई सुबह है, हम कह रहे हैं सुबह है, तो सुबह है, हम सुबह को बताना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे दर्शा पाएंगे? तो हम इसके लिए मदद लेते, जहाँ हमें सब्जेक्ट का नहीं पता चल पाता है वहाँ पे हम इट का प्रयोग करके इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके हिसाब से अगर हम एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं तो इट के बाद जो है, जबकि इट के बाद वर्ब टू बी लगता है, टू बी के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है? सब्जेक्ट हमारा वर्ब टू बी के बाद रहता है। तो वर्ब यानी हम सब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं, सोचिए सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और वर्ब टू बी लगा लेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर ही रहेगा सब्जेक्ट हमारा, वर्ब टू बी में इज लगा लेंगे, ज़्यादातर इज का ही प्रयोग होगा, और उसके पहले क्या होगा? सब्जेक्ट को हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं 9 बजे हैं, तो भाई 9 बजे को हम कह सकते हैं 9 ओ क्लाक, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या बनाएं हम? यहाँ समस्या आती है, सब्जेक्ट क्या बनाएं? तो सब्जेक्ट 9 ओ क्लाक एक ही चीज़ को बता रहा है कि 9 बजना, तो 9 बजने को हम क्या कहेंगे? अब बजने की तो इंग्लिश लगाएंगे नहीं, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ 9 ओ क्लाक, यानी ये 9 बजे। तो ये हमने देखा इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा इट का प्रयोग होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं।